हाँ सर। ये है क्वेश्चन नंबर 11th। सर इसके ये हम तो लास्ट क्लास में कर लिया था। इसका हमने पहले 2 पार्ट्स कर लिए थे, और मैंने कहा था आप लोगों को ट्राई करके आना। आई थिंक ये मुझे याद आ गया, यही कहा था मैंने आपको। यस सर। थ्योरम 8, हाँ थ्योरम 8.8 से ये प्रूव हो जाएगा। ये पहले 2 पार्ट्स थ्योरम 8.8 है। थ्योरम 8.8 क्या था, एक बार रिवाइज करते हैं। यस सर, अगर सर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी तो वो पैरेललोग्राम है। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम is parallel and equal, then it's a parallelogram, it's a parallelogram। मतलब अब अभी तक क्या होता था, डेफिनेशन वैसे क्या था पैरेललोग्राम का, जो ओरिजिनल डेफिनेशन था याद करो। ओरिजिनल डेफिनेशन ये कहता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। लेकिन अब ये थ्योरम 8.8 तक पहुंचने के बाद हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि ये अगर इसके इक्वल है और पैरेलल भी है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। मतलब अब ये जो 2 साइड्स है ना, ये दोनों साइड्स ये अपने आप पैरेलल भी हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, इस थ्योरम के हेल्प से ये पहले दोनों क्वेश्चंस जो है ना बिल्कुल इसी वजह से प्रूव हो रहे थे, क्योंकि इसमें यही दिया हुआ है। पहले दोनों जो फैक्ट्स हैं उसको आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको यही दिखेगा, यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है ये डीई के इक्वल है, और ये भी कहा जा रहा है ए बी जो है वो डी के पैरेलल है। ए बी डी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, यही तो कहा जा रहा है। और थ्योरम भी हमें यही कहता है कि ए बी ई डी पैरेललोग्राम हो जाएगा। सॉरी, ए बी ई डी, हाँ यस, ए बी ई डी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ए बी ई डी पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये हो गया थ्योरम से। सेम लॉजिक से हम ये भी कह सकते हैं, सेम लॉजिक से हम कह सकते हैं बी सी ई एफ के इक्वल दिया हुआ है। यस सर, बी सी पैरेलल और भी ई गिवन एफ है। इक्वल, पैरेलल भी दिया हुआ है। यस, बी सी जो है ई एफ इक्वल, और सर फोर्थ पार्ट भी ऐसे प्रूव हो जाएगा। इज अ पैरेलल। और सर फोर्थ पार्ट भी ऐसे प्रूव हो जाएगा थर्ड पार्ट के जरिए। बी सी एफ बी ई एफ सी पैरेललोग्राम हो गया। ये जो बी एफ सी जो ये जो नीचे में बन रहा है ना पैरेललोग्राम, ऐसे देखने से फीलिंग आ रही है कि ये नीचे में है पैरेललोग्राम, तो ये जो बी ई एफ सी है ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, सेम लॉजिक से, सेम थ्योरम से। अब इसके बाद जो है ना, अब दोनों पैरेललोग्राम हो चुके हैं, 2 पैरेललोग्राम हमें मिल चुके हैं इस फिगर में। ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड से फिगर है, कई सारे पैरेललोग्राम इसमें दिख रहे हैं वैसे। पहला तो ये कि ए बी ई डी पैरेललोग्राम हो गया, और फिर उसके बाद जो है सी बी ई एफ पैरेललोग्राम हो गया। तो नेचुरली ये जो होगा साइड ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल होगा क्लियरली, और ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगा, और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। आई सॉरी, ये नहीं, अभी नहीं, ये नहीं होगा, आई एम सॉरी, है ना। पैरेललोग्राम कौन कौन से हुए हैं, जो पैरेललोग्राम हुए उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो हाँ, ये हो जाएगा इसके इक्वल, ठीक है। बीई ए डी के इक्वल हो जाएगा, ए बी जो है वो डी के इक्वल हो जाएगा क्लियरली, और बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल हो जाएगा। यस, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम, होगा ये इसके इक्वल होगा क्या, हमने क्या प्रूव किया है, ये मेरे ख्याल से ऊपर वाला गलत ले लिया है क्या, ए बी ई डी, यस ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद सी बी, हाँ होगा भाई, ये भी तो इक्वल होगा, सी एफ भी तो इक्वल होगा, सी एफ भी तो इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा। हाँ यस हाँ सर, हाँ, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम्स में उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एडी इज इक्वल टू सी एफ। यस यस। तो एडी जो है वो अब देखो यहाँ पर ये एडी जो है ये सी एफ के क्यों इक्वल हो जाएगा, एडी सी एफ के इक्वल क्यों हो जाएगा, एडी सी एफ के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ से पहले ये कह दिया कि ए बी ई डी पैरेललोग्राम है और बी ई एफ सी पैरेललोग्राम है। तो ये ध्यान से देखो थोड़ा सा, है ना। मेरे ख्याल से जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा उनके लिए तो इश्यू है ही नहीं, ठीक है, उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, वो ध्यान से सुनो। पहली बात तो ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी ई डी जैसे ही पैरेललोग्राम है ना, तो हम ये कह सकते हैं ए बी जो है वो ई डी के इक्वल होगा, और साथ ही साथ बी जो है वो एडी के इक्वल होगा। क्यों भाई, क्योंकि ए बी ई डी पैरेललोग्राम है। वेरी गुड। अब बात करते हैं फिर से कि बीई एफ सी भी पैरेललोग्राम है, तो बीई एफ सी भी अगर पैरेललोग्राम है बच्चों, तो हम कह सकते हैं बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल होगा, और बीई जो है वो सी एफ के इक्वल होगा, ठीक है। अब इन दोनों को तुम ध्यान से देखो, इन दोनों रिलेशंस को ध्यान से देखो, ये कह रहा है बीई ए डी के इक्वल है और ये कह रहा है बीई सी एफ के इक्वल है, तो हम इन दोनों, एडी इक्वल टू सी एफ। यस, जो यूक्लिड का एक्सियम था उसके हेल्प से हम ये कह सकते हैं एडी सी एफ के इक्वल है, कि है ना, बी एडी के इक्वल है, और जो बी है वो सी एफ के इक्वल है, देयरफॉर एडी इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, ठीक। और एडी, अब एडी सी एफ के इक्वल हो गया, बीई एडी के इक्वल कैसे, एक बार बता दीजिए।
बीईएडी के इक्वल क्यों होगा? बीईएडी के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि एबीईडी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं बेटा। अरे अच्छा, हाँ सर, मुझे लगा वो ईडी लिखा है। ठीक है सर, फिर तो आगे समझ गया। हाँ, एडीसीएफ के इक्वल होगा। ठीक है, एडीसीएफ के इक्वल हो गया। वेट, अब सुनो, एडीसीएफ के इक्वल हो गया। एडीसीएफ के इक्वल तो प्रूव कर दिया हमने अभी, लेकिन पहले तो पैरेलल करना था। पहला तो पैरेलल लिखा हुआ था, पैरेलल भी तो करना पड़ेगा। तो क्यों पैरेलल पैरेलल होगा, ये भी समझना यहाँ पर जरूरी है। तो अब ये तो तुमने दिखा दिया, अब तुम ये भी कह सकते हो यही चीज जो ये लिखा है ना, एबीईडी के इक्वल है, तो एबीईडी के पैरेलल भी होगा और बीईडी के पैरेलल भी होगा, एडी के पैरेलल भी होगा। साथ ही साथ बीसी जो है वो पैरेलल होगा ईएफ के, और साथ ही साथ बीई पैरेलल होगा सीएफ के। क्यों भाई, ये सारी बातें क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दो पैरेललोग्राम्स हैं, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, फिर से यही लॉजिक है ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये यस सर। बीई एडी के पैरेलल है और बीई सीएफ के Yes, sir. पैरेलल है, इसका मतलब एडी सीएफ के तो पैरेलल प्लेट्स एक्सियम। यस सर। ठीक है, ये भी यूक्लिड का ही एक्सियम था। ठीक है, तो यूक्लिड के एक्सियम से एडीसीएफ के पैरेलल भी हो जाएगा और एडीसीएफ के इक्वल भी हो जाएगा। आई थिंक और ये समझ सर में आया फोर्थ पार्ट ऐसे हो जाएगा, एडी इक्वल टू सीएफ, एडी इज पैरेलल टू सीएफ। फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा इससे। हाँ, और फिर सर फोर्थ पार्ट इन का दोनों को, डेफिनेशन ही थर्ड पार्ट है। हाँ, थर्ड पार्ट से ही हम कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट का मतलब थर्ड पार्ट जो है, सही बात है कि इसका डेफिनेशन या कहें कि ये कंडीशन है कि पैरेललोग्राम होने के लिए, Yes. तो एडी और सीएफ के इक्वल है और एडी रिवर्शन सीएफ। रीजन में क्वेश्चन आ सकता है। तो 8.8 थ्योरम से क्या था, 8.8 ही था ना ये, 8.8, ये पहला वाला Yes, किससे sir. प्रूव हुआ? 8.8। यस Yes, सर। sir. तो 8.8 थ्योरम से ये हो गया, एसीएफडी पैरेललोग्राम हो गया। यही तो कहता है कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल होने चाहिए। फिर एसी को डीएफ के इक्वल कह रहा है, तो एसी को सर ये डीएफ के फोर्थ इक्वल, पार्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट से हाँ ए सी एफ डी पैरेललोग्राम है, तो ए सी एफ डी वो अपोजिट साइड है, सर सीपी और दोनों इक्वल होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसके बाद जो है ना, अब देखो बहुत सारी चीजें इक्वल हो चुकी हैं। फिर ये जो साइड होगा ना बेटा, ये एसी 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 इक्वल हो जाएगा डीएफ के। क्यों भाई, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट opposite साइड्स sides पर भी पैरेललोग्राम है। और हाँ इक्वल। हाँ, तो अब तो ये एस 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 से ये ट्राइंगल्स भी एबीसी जो है डीईएफ के कन्ग्रुएंट हो जाएगा। Yes, एस sir. एस Side, side, side. हाँ, तीनों साइड Yes, बराबर हो गया sir. ना, ए बी तो ऑलरेडी डी के इक्वल है, बीसी ऑलरेडी ईएफ के इक्वल है, और अभी अभी तुम ये एसी एफ डी को पैरेललोग्राम कर दोगे तो एसी जो है वो डीएफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों साइड बराबर हो गए इन ट्राइंगल्स में, ए बी सी में, डी और डीईएफ में। तो जैसा ये फिगर देखने में लग रहा था, बिल्कुल वैसे भी समझना भी है, वैसे ही करना भी है। तो ये जिन बच्चों ने कर लिया है, समझ लिया है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं समझा है, नहीं किया है, उनके लिए अभी भी ये मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आप करो, इसमें बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, आपकी थिंकिंग इवॉल्व होगी। अगर अभी नहीं समझ में आया है आपको, तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको नहीं अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो वो बच्चे फिर से एक बार ट्राई करो और दिमाग लगाओ इसके अंदर कि क्या क्या चल रही है। एकदम पूरा दिमाग जो है ना, आप क्या कहना चाहिए, आपका खुल जाएगा, मतलब 100% समझ में आ जाएगा, चीजें बहुत ही आपके लिए सही हो जाएंगी। सर ये जो फिगर है सर, ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना? हाँ, प्रिज्म है। ओके सर। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम लोग। यस सर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, हिंट भी दिया हुआ है। हाँ,
सभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं इसको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। सर हो गया। सर डन। बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो, 1 मिनट रुक जाओ। डन सर, हो यस गया। सर, डन डन। सर आप इस वाले चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर कराओगे? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो? कौन सा में पेपर में चैप्टर नंबर 14 आ रहा था सर, इसलिए पूछ रही हूँ। 14? यस 14 में सर, Sir, मेरा yes. भी वही आ रहा यस सर, 14 हमारा मेरा भी आ रहा है। क्या है 14? है सर। प्रोबेबिलिटी। सर स्टैटिक्स। सर वो सर तो कर लेंगे खुद। सर मेरा सर कर quality- लेंगे खुद। सर पर स्टैटिक्स में से तो ऑलमोस्ट सारा ही कट गया है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आ रही है। बस 14.2 आ रहा है, 14.3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। सर मीन, मीडियन और वो पॉलीगन्स। यस सर, सब आसान ही है सर, खुद ही कर लेंगे हम। ओके। ABCD ट्रेपीजियम दिया हुआ है, AB और CD पैरेलल है इसमें, और AD BC के इक्वल दिया हुआ है। ओके जी, AD और BC इक्वल दिया हुआ है, वेरी गुड। और कह रहा है एंगल A को एंगल B के इक्वल दिखाओ। तो इसमें हिंट तो इसने हिंट ही दे दिया कि भाई पैरेलल दिया हुआ है ये AB और CD, तो तुम ना इसी पैरेलल ड्रॉ कर दो। किसके पैरेलल ड्रॉ कर दो? AD के पैरेलल ड्रॉ कर दो, AD के पैरेलल इसी ड्रॉ कर दो, ऐसा हिंट और है। सर इक्वल भी। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? ड्रॉ CE पैरेलल टू DA। CE को DA के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। तो अब क्या होगा कि AB नहीं, AECD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रीजन क्या होगा इसका? कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पेयर ही आएगा। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। कौन पैरेललोग्राम हो गया? AECD। हाँ, AECD पैरेललोग्राम होगा। यस, इंपॉर्टेंट बात। ओके, अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है जी। अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो तुम यहां से ये कह सकते हो, देखो किसको किसके बराबर कह सकते हो तुम? इस एंगल को ना इस एंगल के इक्वल कह सकते हो। एंगल E जो होगा वो एंगल D के इक्वल हो जाएगा। सर BC भी तो DD के इक्वल हो जाएगी लाइन। लाइन तो इक्वल है, वो तो हाँ, वो बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं। और फिर एक बात और कि AD जो है वो BC के इक्वल है, लेकिन AD तो EC के इक्वल है, देयरफॉर ये जो Yes, BC sir. लाइन है वो CE के इक्वल हो जाएगी। ठीक। Yes, अब sir. BC, हाँ, यहाँ से तुम देखो क्या क्या लिखोगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि एंगल ADC जो होगा वो एंगल CEB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये आप लिख दोगे। फिर आप लिखोगे सिंस AD इज इक्वल टू CE, है ना, AD इज इक्वल टू CE, ऊपर लिख देते हैं गिवन, AD इज इक्वल टू BC। ये AD BC के इक्वल दिया हुआ है, देयरफॉर AD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, सॉरी BC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? CE के। और इसका रीजन क्या होगा कि क्योंकि AD जो है वो BC के इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन है। तो BC और CE इक्वल दिए हुए हैं, तो इससे एक बात और भी निकाली जा सकती है, समझी जा सकती है कि एंगल CBE जो हो जाएगा वो इक्वल CEB के। CBE के इक्वल हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये जो एंगल है ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये इसके भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक बात और लिखते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं फिर से, बट एंगल CBE एंड एंगल BCD आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर हम यहां से ये कह सकते हैं कि CBE एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो कुल मिला के D एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल C जो है वो एंगल D के
इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम ये क्लेम कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा सबको ये। यस सर। मतलब A is equals to ABC, सर सर A is equals to ABC हो गया और A is equals to C हो गया और B is equals to D हो गया, इसलिए आया ना ये रिलेशन। एंगल सी एंगल डी के इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल डी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, एंगल ए एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल सी एंगल डी कैसे इक्वल हुआ है सर, ये समझ नहीं आया। अरे बेटा इतनी सारी चीजें तो साफ साफ दिख रही हैं इसके अंदर, देखो तो सही, सारे फिगर्स को देखो ना, सारे एंगल्स को देखो। तुम पहले ये देखो, एंगल डी एंगल ई के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, एंगल डी एंगल ई के बराबर है, क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, उसके साथ साथ BC और CE इक्वल दिया हुआ है, BC CE इक्वल दिया हुआ है, इसलिए ये जो एंगल होगा, इस एंगल को x नाम दे देते हैं। तो ये x है तो ये भी x है, तो ये भी x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। फिर ये x है तो ये भी x होगा, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब ये x है और ये x है तो क्यों इक्वल हो गया, बताओ तुम ही। दोनों x निकल के आ तो गए, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यही पर लिखा हुआ है। हाँ, 2-4 लॉजिक्स है ना, एक साथ जब चलते हैं ना तो बच्चे का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, 3-4 स्टेप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं इसमें तुम्हें ये बता रहा हूँ, जैसे तुम्हें मैं कहूँ, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ केवल। ठीक है, अब जैसे कि अब एक कहानी स्टोरी सुनाता हूँ, बताता हूँ। राम जो है वो भरत से बड़ा है, भरत जो है शत्रुघ्न से बड़ा है, इसलिए राम शत्रुघ्न से बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से स्टोरी ऑफ रामायण जो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कैसे एक बड़ा हो गया उससे? अरे देखो तो सही, लॉजिक है ना, राम जो है भरत से बड़ा है, और भरत जो है ऑब्वियसली किससे बड़ा है? शत्रुघ्न से बड़ा है, तो राम शत्रुघ्न से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी है कि ये इसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, ये उसके इक्वल है, मतलब 3-4 चीजें एक साथ रन कर रही हैं, तो आपको समझना है, उसमें पिक करना है कि भाई कहाँ कौन सा किसके इक्वल हो रहा है। देखो ध्यान से, तो ये x है, ये भी x हो जाएगा अपोजिट एंगल की वजह से, लेकिन ये x है तो ये साइड इक्वल होने की वजह से x हो जाएगा, लेकिन ये x है तो ये ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से इक्वल हो जाएगा, और अब दोनों बराबर हो गए, बस 3 स्टेप खत्म। ठीक है, तो यही चीज आपको समझना है। अब बात करते हैं वापस से, फिर से एंगल ए और एंगल डी पे आते हैं। बेटा ध्यान से देखो, एंगल ए और एंगल डी जो है ना, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो को इंटीरियर एंगल है, एक बात बताओ, तो एंगल डी को, आई एम सॉरी, एंगल ए को तुम 180 माइनस क्या लिख सकते हो? एंगल डी लिख सकते हो ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, यस सर। वेरी। अब इसके बाद साथ साथ एक चीज और देखो इसके अंदर, इसके साथ साथ एक बात और देखो कि एंगल बी एंड एंगल सी आर आल्सो को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल बी और एंगल सी अगर को इंटीरियर है, तो एंगल बी को हम किसके इक्वल कह सकते हैं? एंगल 180 माइनस एंगल सी के इक्वल कह सकते हैं। एग्री? यस सर। यस सर, और सी डी के इक्वल है तो वहां पे हम 180 माइनस डी लिख लेंगे। वेरी गुड। हाँ, अब सिंस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D है, C और D बराबर हैं, ये देखो, ये D जो यहाँ पर C और D तो बराबर है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो C है और ये D है, ये तो दोनों बराबर एंगल्स हैं, इसीलिए एंगल A जो हो जाएगा वो एंगल B के भी इक्वल हो जाएगा। समझ में आया ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, A जो है वो 180 माइनस एंगल D है, और D जो है वो भी 180 माइनस C है, लेकिन C और D बराबर हैं, तो C और D अगर बराबर हैं तो 180 माइनस D और ये भी 180 माइनस D, तो A और B भी बराबर हो जाएंगे। तो यही चीज है, तो पहले 2 पार्ट्स इसके प्रूव हो गए, पहले 2 पार्ट जो है वो प्रूव हो गए। अब ABC को तुम्हें दिखाना क्या है? ABC को तुम्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है BAD के। ठीक है, ABC को BAD के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक, तो वो कैसे दिखाओगे? तो उसके लिए तुम्हें इसमें डायगोनल्स भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सर ऐसे ऐसे हो जाएगा सर, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसे, हाँ। यस सर, साइड तो अब एंगल देखो, हाँ, अब यहाँ पर तुम देखो BA कॉमन साइड है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ये खिचड़ी प्रॉब्लम है ना, इसमें कई सारे फिगर्स बन गए हैं, लेकिन तुम अब फोकस करो इन 2 ट्राइंगल्स पे, ABC ट्राइंगल पे और BAD ट्राइंगल को, बाकी जो इसके अंदर जो ड्राइंग कर रखी है उन सबको मत देखो, ABC ट्राइंगल पे फोकस करो, ABC ट्राइंगल पे और BAD ट्राइंगल पे। तो ABC और BAD में बेटा ध्यान से देखना, दूसरा कलर यूज करता हूँ ताकि दिखे थोड़ा आसानी से। AB कॉमन है। हाँ, AB कॉमन है, वेरी गुड, AB तो दोनों में कॉमन है, AB। आई होप समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC। सर, यस, एंगल A और एंगल AB इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव कर रखा है। पर सर सर एंगल A इज एंगल इक्वल टू एंगल B। प्रूव द इक्वल टू एंगल बी।
वेरी एंगल गुड। और ABC ये proved जो है। एंगल है ये इसके बराबर है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल प्रूव कर रखा है, ठीक है। तो दोनों सर ट्रायंगल्स हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे इसमें कॉन्ग्रुएंट। तो अब यहाँ पर ये सारी बातों को, इन सारी बातों को लिख देते हैं, ठीक है। इन सारी और बातों सर को, नेक्स्ट से हो सर जाएगा अगला वाला शायद। यस सर, CPCT से हो जाएगा। यस ठीक है। यहाँ पर अब Yes, इसके sir, बाद मैं यहाँ that's पर it. इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद तो अब देखो क्या लिखेंगे। इन ट्राइंगल्स ABC एंड BAD, इसमें अगर हम देखें तो BA इज कॉमन साइड, कॉमन साइड। और एंगल्स की बात करें तो अच्छा एक चीज और भी है इसमें, क्या क्या इक्वल दिया हुआ है ध्यान से देखो। AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। मैं पूरा लिख देता हूँ, आप लोग समझ तो गए ही होंगे, लेकिन मैं फिर से पूरा अपनी तरफ से पूरा ही लिख देता हूँ। और DAB CBA के बराबर है, वो भी गिवन है। DAB हाँ इज इक्वल टू CBA के, नहीं ये प्रूव किया है हमने, ये अभी प्रूव किया ना, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, नहीं तो गिवन वो है भी ना। कह सकते Yes, हो, sir. हम प्रूव कर दिया तो। लिख देते हैं, देंगे यूजिंग इक्वेशन 2। प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। हाँ ठीक है, इसमें लिख देते हैं प्रूव, यस सर। हाँ प्रूव है, प्रूव्ड है, प्रूव्ड, ठीक है, ये लिख दिया हमने। देयरफॉर ट्रायंगल्स ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। और क्राइटेरिया कौन सा लगा बच्चों? SAS. SAS, यस ठीक है। और फिर आप कह सकते हैं डायगोनल्स, यहां से कह सकते हो कि AC जो है वो BD के इक्वल हो जाएगा CPCT से, ठीक है। Yes, sir. हो गया, यही करना था प्रूफ। तो इसमें मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है अभी भी, तो नहीं पहले वाले क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंगल ए को एंगल बी के कैसे, सॉरी एंगल सी को एंगल डी के कैसे इक्वल प्रूव किया है वो मैंने बता दिया है। तो कि एंगल डी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम पहले तो कंस्ट्रक्शन किया है, सी पैरेलल ड्रॉ किया है एडी के, तो ए बी सॉरी AECD पैरेललोग्राम बन जाएगा। फिर उसके बाद अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। फिर अब ये साइड्स भी इक्वल दिए हुए हैं तो उसकी वजह से ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। एक्स के एक्स मतलब ये एंगल ई और एंगल बी, यहाँ पर बी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो बराबर हो जाएंगे। फिर यही एंगल BCD के भी बराबर हो जाएगा, तो ये D और C बराबर हो जाएंगे। कोई इंटीरियर होने की वजह से जो है एंगल ए और एंगल बी भी बराबर हो जाएंगे। इसके बाद AB कॉमन साइड है, BC AD के इक्वल दिया हुआ है, और एंगल DAB जो है CBA के इक्वल है, तो ये इससे ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और फिर CPCT से ACBD के इक्वल हो जाएगा। तो चार पार्ट में ये क्वेश्चन, चार पार्ट में दिया हुआ था। तो सबसे पहला पार्ट था ये, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर एंगल C को आपने एंगल D के इक्वल प्रूव कर दिया तो उससे कोई इंटीरियर एंगल की वजह से एंगल A एंगल B भी इक्वल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है S से S ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और फिर ये हो गया चौथा पार्ट जो है वो CPCT से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें एंगल C इज इक्वल टू एंगल D सर सेकंड पार्ट में दे और उसे हम पहले प्रूव कर दें, फिर ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन में? एंगल C को एंगल D के, सॉरी क्या बोले हो? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर हमें पहले क्वेश्चन में लिखा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो सर जो हाँ, पहले सेकंड पार्ट में लिखा है उसको पहले हम प्रूव कर सकते हैं? सेकंड पार्ट को ही तो पहले में प्रूव किया है, मतलब एंगल C को ही कैसे, तो। मैं पूछ रहा हूँ, हम कर सकते हैं ना एग्जाम में भी ऐसा? हाँ 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 हाँ, ओके ठीक। सर। सर एग्जाम में तो हम लोग को स्टेटमेंट में ही लिख देंगे ना कि हाँ 1 2 3 4 में सब प्रूव हो गया है। अंदर तो हम हाँ लोग नहीं लिखेंगे ना कि 1 2 3 नहीं 4। नहीं, आप वो एग्जाम में ऊपर वाला जो रिजल्ट है ना उसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने एंगल C को एंगल D के इक्वल प्रूव कर दिया, तो आप उसके बाद जो है अब अगले स्टेप में कहीं उसकी जरूरत पड़े तो आप उसको कह सकते हो कि प्रूव्ड अर्लियर, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड। कंटिन्यूएशन में चलेगा ना, वो तो बस लास्ट स्टेटमेंट में मेंशन कर देंगे कि हाँ 1 2 3 4 ऐसे ऐसे है, बस इतना ना। हाँ जी, हाँ जी। यस सर, ओके सर। वैसे इसको कई तरीके से और भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे इस क्वेश्चन को Yes, किया है sir. ना हाँ, इसको कई और तरीके से भी किया जा सकता है। हाँ, इसमें तुम ऐसे कर सकते हो कि ये पैरेलल ऐसे नहीं ड्रॉ करके तुम ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दो, अंदर में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये इस तरीके से भी पैरेलल तुम ड्रॉ कर सकते हो, यस है ना। तो ये जो ई पॉइंट बाहर बनाया गया है वो अंदर ही बना दो, यहाँ पर पी ले लो, तो पैरेलल फिर से पैरेललोग्राम ही हो जाएगा। ये देखा जाए तो ये भी ए बी पैरेलल है ऑलरेडी, sir. BC है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। यस सर। हाँ, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा तो उसमें अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो Yes, इक्वल sir. होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये जो एंगल है इस एंगल को x लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा अपोजिट एंगल होने की वजह से, फिर ये अल्टरनेट एंगल के होने की वजह से ये x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये साइड क्योंकि इसके इक्वल दे रखा है और ये भी इसके इक्वल हो जाएगा ऑब्वियसली, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये x हो गया,
और ये भी x हो गया, तो हो गया एंगल सी एंगल डी के इक्वल। ठीक है, वापस से वही बात है ना, वापस से वही बात। यस। यस हाँ कि ये कोई, एनसीईआरटी की बुक वाली एक्सरसाइज है ना? हाँ ओके सर। ठीक है, सर हाँ सर अगर एबीसीडी ट्रेपेजियम गिवन है और एडी और बीसी इक्वल है तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम वन साइड सीडी will be the perpendicular bisector to other side AB? ए बी सी डी ट्रेपीजियम दिया हुआ है तो सर इसी फिगर की बात कर रहा हूँ सर, इसमें हम हाँ, ये कह सकते हैं कि AB और CD इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो एक ही लाइन होगी। इस केस में होगा, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है ना कि ये साइड्स एडजेसेंट यस साइड्स सर, इक्वल है। इसी हाँ केस की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस केस में हो सकता है ऐसा, मतलब यहाँ से मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम ही होगा। ठीक है, सेम ही होगा, ये कह सकते सर हैं, कह काइट सकते की तरह ना। हैं। नहीं, काइट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इक्वल होगा। ठीक है, यस सर। हाँ। तो ये कई तरीके से किया जा सकता है ना, एक तरीका और भी हो सकता है कि तुम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ से, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसकी ये ना करने की बजाय, इसको नहीं करके तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो होता क्या है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो होते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, ये एक्सियम था। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर्स का जो डिस्टेंस होता है बेटा, ये सब के सब डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा पी क्यू है ना, आर एस सब बराबर होंगे, यू वी सब बराबर होंगे। तो ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, पर पैरेलल लाइंस है, ये तो पैरेलल दिया हुआ है तो ये इक्वल हो जाएगा। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए, ये ऑलरेडी इसके इक्वल दिया हुआ है, तो ये आर एच एस से दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एंगल डी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। हो गया, और एंगल डी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, तो फिर ये 180 माइनस डी है और ये 180 माइनस बी सी है, तो ये भी एंगल इक्वल हो जाए, सेम लॉजिक, समझ लो। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर और क्वेश्चन नहीं है सर थ्योरम है। सर, एक्सरसाइज दूसरी है 8.2। पक्का, चलो हाँ यस हाँ ठीक सर। सर। है, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। सर एक्सरसाइज पक्का। खत्म हो गई। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अब मेरा मन कर रहा है एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, ऐसा ही। सर यस सर। सर सर करवा दीजिए। अरे दिख का कहाँ के चला गया ये क्वेश्चन, देखो अभी तो दिया ही था, रुको एक मिनट, ब्लैंक हो गई। रुको रुको सर रुको, कॉपी कर रहा हूँ जो क्वेश्चन। टेस्ट हुआ था ना, उसमें भी एक डाउट है, तो आप क्लास खत्म होने वाली होगी जब, तब बता देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, क्लास के बाद पूछ लेना। ओके सर। हम्म, कहाँ चला गया क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई बात नहीं, एक मिनट बेटा। यस सर। हम्म, सर अभी आपने कुछ नहीं कॉपी किया है ना? नहीं,
ये रहा, देखो ये क्वेश्चन हमने किया है क्या? यस ये वाला Yes, sir, क्वेश्चन करा है। किया है सर ये क्वेश्चन करा है पहले। Yes, Yes, sir, sir. करा है। सर, वो 90 डिग्री सारे प्रूव हो जाते हैं। यस सर, हर एंगल 90 डिग्री तो वो रेक्टेंगल फ्लो होता है। सर इसमें एक्सट्रीम Parallelogram भी होता है। एंगल हमने 4 ट्रायंगल्स बना के और फिर उसके अंदर एक रेक्टेंगल था, डायगोनल से बनाए थे, मतलब बाइसेक्टर से। ओके ठीक है, तो ये हमने कर लिया है, तो फिर अब तो बचता ही नहीं है कुछ। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते। आई ये रुको, ये नहीं किया होगा आई थिंक। ये करो, ये करो। सर स्क्रीन चली गई। चली गई। सर डन। ओके सर डन। ठीक है, एक Done, मिनट, sir. सभी बच्चे, बाकी बच्चे भी ट्राई कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर इसमें मिड पॉइंट थ्योरम भी इस्तेमाल हो रहा है। हो रहा है? यस सर, मैंने तो किया है सर उसकी मदद से ही। ओके, ये तो सर गलत हमने बात। पढ़ाया नहीं है वो ऐसा है पढ़ाया क्या? नहीं। हाँ वो तो अभी कराया है नहीं। वो सर पढ़ाया बिना उसके भी हो जा रहा है। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ रोम्बस है ना, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। ओके जी हाँ, मैंने तो ये सोच के दिया था कि उसके बिना ही हो जाना चाहिए, लेकिन देखो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, गलत बात हो गई। तो ये एबीसीडी रोम्बस है, तो एबीसीडी रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल होंगे, डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर होंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये जॉइन मिड पॉइंट को ही ज्वाइन कर देते हैं, लो ठीक है, मिड पॉइंट को ही ज्वाइन कर देते हैं, तो चारों साइड से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी। सर बट ये तो समझने वाली बात होगी, क्योंकि सर यहाँ पे एंगल डिफरेंट है। जैसे ए और सी एंगल सेम है, तो वहाँ पे साइड्स भी सेम है, तो सर साइड तो सेम होगी, फिर ये डायगोनल मतलब जो बनाया मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, और भी सेम है, तो सर उसमें हमने रोम्बस में सीखा था कि मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, तो सर रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं या एडजेसेंट होती हैं सिर्फ? चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस में। अरे बाबा ये इतना कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन बहुत ही खतरनाक है, इमीडिएटली इसको रिमूव करो इस कंफ्यूजन को, ठीक है। रोम्बस में चारों साइड से इक्वल होते हैं, रोम्बस का मतलब चारों साइड से इक्वल, यस सर, चारों साइड इक्वल होती है नंबर। ऑल साइड्स आर इक्वल।
ये सर जब जो एडजेसेंट साइड बोलते हैं हम तो उसी से चारों हो जाती हैं। यस सर सर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा तो चारों साइड्स इक्वल होंगे। एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम बोलना जरूरी है। एक ऐसा पैरेललोग्राम हाँ, yes, जिसके sir. एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं उसको रोम्बस कहते हैं। ऐसे नहीं खाली एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाते हैं उससे हो जाता है। हाँ, एक मिनट। तो ये रोम्बस दिया हुआ है तो चारों साइड्स तो इक्वल होंगे ही। अब कह रहा है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, भाई तो सीधी सी बात ये है कि ये जो एंगल है ना ये इसके इक्वल होगा। क्यों एंगल इक्वल होगा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि एक पैरेललोग्राम होता है ना। रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही होता Yes. है। यस, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और साथ ही साथ देखो ये जो भी लेंथ है ना ये पी क्यू, देखो ये एक काम करते हैं ना, सबसे पहली बात तो ऊपर यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट पे आप ये लिख दो कि पी डी इज इक्वल मिड पॉइंट्स है तो ये उनको दो हाफ में डिवाइड करेंगे ना, तो ये डी सब क्यू बराबर, क्यू सी इक्वल होंगे, सब बराबर, पी डी भी सब इक्वल होंगे। तो सर ये जो डी पी क्यू है Sir, डी सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, सब बराबर हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। ये पी डी जो है वो डी क्यू के क्यू सी सी आर आर बी एस बी ए एस ए पी सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, ये सब के सब बराबर है। देख सकते हो आप इस तरीके से, ये सब के सब बराबर होंगे क्योंकि चारों साइड बराबर हैं और ये मिड पॉइंट्स हैं तो चारों साइड सब के सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो होगा क्या, हाँ इसमें होगा क्या, ध्यान से yes, देखो, congruence. एंगल बी एंगल डी के इक्वल है और साथ ही साथ जो है वो पी डी इक्वल हो जाएगा एस बी के। Yes, sir. हाँ, पी डी एस बी तो के, डी क्यू जो है बी आर के। Congruence. हाँ क्या ना, ये क्योंकि कह सकते हो पी और जो है ना पी एस आर है ना आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहां से कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पी डी क्यू जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, एस बी आर के। क्राइटेरिया कौन सा लगा, ऐसे। ठीक है, और हाँ इससे हम कह सकते हैं सर PQ is equal to SR. और सर PQ equals to SR. हाँ सीपीसीटी से ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब सुनो, अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि हमें ना अपोजिट साइड को तो इक्वल कर ही सकते हैं, अब इसके एंगल को भी 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो ये एंगल कैसे 90 डिग्री होगा ये समझने वाली बात है यहाँ से। अब वो एंगल कैसे इक्वल होगा ये समझने वाली बात। ऑपोजिट डायगोनल करके कर सकते हैं। तो अगर सारी साइड्स इक्वल है तो ये जितने भी जैसे डीपी क्यू है क्यू डी क्यू और सर इसका डायगोनल, सर जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे सर, पैरेलल होगा हाँ। PQ उसके डायगोनल के, तो सर उससे हम ऐसे एंगल, अल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की मदद से निकाल सकते हैं सर। हाँ, तो पी क्यू एस आर के इक्वल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे हम, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली जो है ये हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे पी क्यू को एस आर के इक्वल प्रूव किया वैसे ही हम ये भी कह सकते हैं पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। Yes, sir. इक्वल हो गया। अब Yes, अब इसके बाद जो है ना ये जो है ये यहाँ से ये पी एस क्यू आर के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ से ये क्लेम कर सकते हैं जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पी क्यू और एस आर इक्वल है और तो पी एस और PQRS पैरेललोग्राम हो गया। हाँ पी क्यू आर एस जो है ये पैरेललोग्राम हो गया। क्यों भाई? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है इसीलिए पैरेललोग्राम हो जाएंगे। अब रुको, अब यहाँ से तुम एक लाइन स्टेटमेंट लिखो कि डायगोनल्स जो है इसके AC और BD जो डायगोनल्स हैं, सिंस यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फाइनल स्टेटमेंट, इस बात को प्रूव करने के लिए कि रेक्टेंगल है। सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल, देयरफॉर ये एंगल O जो है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AC और BD जो है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात है PQ जो है वो SB के पैरेलल हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये सब के सब एंगल्स जो है ये, हाँ अब तुम यहाँ से तुम देख सकते हो, इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि ये देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री होगा? नहीं, ये लाइन इसके पैरेलल होगा क्या? सर ये हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इसके 90 कैसे हो जाएगा? सर प्रूव करना होगा सर AC उसके पैरेलल है, तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम से तो प्रूव हो सकता है। हाँ सर, मिड पॉइंट थ्योरम से,
मिड पॉइंट थ्योरम से कर सकते हैं, यस मिड पॉइंट थ्योरम से कर सकते हैं, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम तो लगाना अभी नहीं चाहता था मैं, है ना। मिड पॉइंट Yes, थ्योरम sir. सर मैं सर ये दूसरे तरीके से प्रूव कर सकता सर ऐसे नहीं हो सकता कि हम डी पी क्यू एंड डी क्यू पी जो एंगल्स हैं इनको ले लें, तो ये जितने भी पी एस आर और ये क्यू, ये सारे एंगल्स भी तो इक्वल ही होंगे। हूँ सर। मैं सर डायगोनल एंगल डी और एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं पी क्यू का मिड पॉइंट डिवीजन हो गया है, तो फिर सर हम इससे पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं चारों पार्ट्स को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। अरे सर ने लेफ्ट कर दिया। नेटवर्क चला गया था बच्चों। ओके सर। ओके सर। ओके सर। सर उसका क्या तरीका है, उसका मतलब उस क्वेश्चन का? सर सर एक मैंने तरीका मिल गया। सर सर मैंने तो इस क्वेश्चन को बिना मिड पॉइंट थ्योरम के ही प्रूव किया है। हाँ बिना मिड पॉइंट के भी कर सकते हैं, एंगल ही निकाल देते हैं ना इसमें, देखो तो सही। यस सर। देखो बेटा ध्यान से देखना, अभी सभी बच्चे ना ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ, है ना, अलग कलर यूज करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये ना डीपी और डीक्यू इक्वल है, तो ये एंगल अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा। यस समझ लो सर, बात मैं को। बोल रही थी आपसे अभी। यस सर। और ये अच्छा यही कह रहे थे, मैंने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने, मुझे मैंने बोला कि सारे एंगल एक्स हो जाएंगे ना, जितने भी छोटे छोटे हैं। ओके ओके, मैंने सुना नहीं। हाँ ठीक है, तो ये एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, और ये वाई है और ये भी वाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से। अब ये x है और ये भी x हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है कि ये y है तो ये भी y हो जाएगा। अब ये भी सिमिलरली x हो जाएगा, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। वो वाई हो हाँ जाएगा उधर वाला। हाँ यस। हाँ, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 180 माइनस 2y। समझ लो बात को, 180 माइनस 2y कैसे हो गया भैया, y और y 2y, और एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 में से माइनस कर देंगे, और ये भी कितना है 180 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, एंगल्स के, ठीक है, एंगल्स की वजह से। अब ना, अब यहां से तुम देखो कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों, को सर इंटीरियर। इंटीरियर एंगल। एंगल। यस, तो 180 माइनस 2y प्लस 180 माइनस 2x की जो वैल्यू होगी, क्योंकि यही तो है दोनों एंगल्स, एंगल ए कितना है 180 माइनस 2y, और ये एंगल बी कितना है, ये 180 माइनस 2x है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये जबरदस्ती वाला प्रूव कर रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स की यही इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरीके से नहीं कई तरीके से कर सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट हम लोग मिड पॉइंट नहीं अभी किया हुआ है, तो हम लोगों ने एक नया तरीका कह सकते हैं कि ये इस तरीके से हम लोग एंगल वाले तरीके से कर रहे हैं। यस। ठीक सर है, जब सारी साइड इक्वल है तो सर हमने इन्हें वाई क्यों लिया, इन्हें भी हम एक्स ही नहीं ले सकते? नहीं नहीं जरूरी नहीं है, सर हम जरूरी नहीं है, तो अरे जरूरी नहीं है, सुनो देखो इधर देखो, ये देखो ये एक्स एक्स है, ये साइड मान लो ये दोनों साइड एक्स है, ये साइड एक्स है, ये भी साइड एक्स है, ठीक है, ये साइड ए है और ये भी साइड ए है, लेकिन ए साइड लेकर के ऐसा भी तो बनाया जा सकता है ट्राइंगल,
तो एंगल कहाँ बराबर है? तो मुझे लग रहा है कहीं से ये दोनों एंगल्स बराबर हैं इस दोनों इन दोनों एंगल्स के, नहीं है ना? यस सर, मतलब साइड भी बराबर है, जरूरी है एंगल भी नहीं, बराबर। सर सर आवाज चली गई आपकी फिर से। सर आवाज चली गई आपकी फिर से। सर लूप होने वाले हैं। अरे तो बार बार आई थिंक सर आ रही है आवाज। आ रही है। सर अब हाँ आवाज आ रही है। यस सर अब आ रही है। ठीक है। ओके। सर x प्लस y 90 डिग्री हो गया और फिर हाँ एंगल यस सर एक्स हाँ, और फिर ये x प्लस वाई जब 90 है ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो एंगल P कितना हो जाएगा? सर ये 90 डिग्री सर हो सर जाएगा। 90 90। माइनस सर 90। 90 हाँ, अब यहाँ से हम देख यस सकते सर हैं कि यहाँ से तुम देख सकते हो कि एंगल DPQ, ठीक है, एंगल DPQ प्लस एंगल DPQ प्लस एंगल QPS प्लस एंगल APS इज इक्वल टू 180। क्यों भाई? एंगल्स ऑन अ लाइन, एंगल्स ऑन ऑन अ अ लाइन, लाइन, ऑन अ स्ट्रेट ठीक लाइन। है। स्ट्रेट लाइन से। अब स्ट्रेट लाइन, हाँ, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यस स्ट्रेट लाइन। तो अब ये दोनों एंगल्स जो DPQ और APS हैं, ये तो x और y हैं, तो x प्लस वाई हो जाएगा, और x प्लस वाई तो 90 है, तो एंगल यस सर QPS बच जाएगा इधर, और ये 180 के इक्वल आएगा। तो आप देख सकते हो कि QPS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो 90 जाएगी। डिग्री। हाँ, तो हो गया, यही प्रूव हो गया, इस बात से प्रूव हो गया, हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस PQRS इज रेक्टेंगल, हेंस PQRS इज रेक्टेंगल। क्यों? सर क्योंकि प्रूव हो पैरेललोग्राम तो पहले ही प्रूव कर दिया था, पैरेललोग्राम तो ये PQRS को पहले ही कर दिया था यस सर। रेक्टेंगल को कंग्रुएंट करके। और फिर हमने ये यस एंगल सर वाला गेम जो है, एंगल से हमने ये दिखा दिया कि भाई एंगल इसका एक एंगल 90 है, तो ऑब्वियसली एक एंगल 90 होने का मतलब होता है सारे एंगल्स 90, बिकॉज पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 है तो यस सर अपोजिट सेम। एंगल भी 90 हो जाएगा, और को इंटीरियर की वजह से एडजेसेंट एंगल भी 90 हो जाएगा। यस सर। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई नहीं कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हो डाउट। सर एक नो सर। नो सर सर। चीज कंफ्यूजन नहीं है पूछनी सर, थी। लेकिन इसको एक और तरीके से भी तो करा जा सकता है ना। एक बार फिर से बोलो, आवाज दो तीन बच्चों ने एक साथ बोल दिया, समझ में नहीं आया। सर कंफ्यूजन नहीं है सर, लेकिन इसको एक और तरीके से भी तो करा जा सकता है ना। कैसे? सर आपने दो वेरिएबल्स लिए, उसकी जगह 180 माइनस एक्स ले लें और उससे तो बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा। 180 माइनस एक्स कौन से में 180 माइनस एक्स ले लें, किसको? सर आपने जैसे दो वेरिएबल लेके किया है ना, मैंने हाँ। इसको PQRS की जगह EFGH नेम किया है, तो सर मैं वही नेमिंग करूंगा। सर इसमें एक एंगल को हम x ले लें, ये ABCD का जो है, इसके एक एंगल को हम x ले लें, उसके एक एडजेसेंट एंगल को हम 180 माइनस एक्स ले सकते हैं। अब ये सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, तो उस प्रॉपर्टी से बेस एंगल्स जो हो जाएंगे, दो दो ट्रायंगल्स के 90 माइनस एक्स बाई टू और दो ट्रायंगल्स के x बाई टू, फिर एंगल्स ऑन अ लाइन से हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, वैसे भी कर सकते हैं। आप एक वेरिएबल में ही रखोगे, तो इसको अगर x ले लेते हो तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और फिर ये 90 माइनस एक्स बाई टू, 90 माइनस एक्स बाई टू, और फिर ये जो है x आ जाए, x बाई टू आ जाएगा, फिर उस एंगल सम x बाई प्रॉपर्टी से 90। हाँ, तो अभी देखो ये तरीका भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी एंगल को दिखा करके भी कर सकते हैं। और जब हम लोग अभी थोड़ी देर अब सीखेंगे, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं वो सीखेंगे, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसमें आप लोग देखना कि उस तरीके से ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इतना लेंदी नहीं होगा, हालांकि ये भी मुझे लेंदी नहीं लग रहा है, बट वो ज्यादा आसान है, वो उससे और आसानी से हो सकता है। ठीक है, समझ में आया सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो? यस सर। नो सर, कंफ्यूजन नो सर। नो सर, नो कंफ्यूजन। ये करो तो क्वेश्चन। सर आपने कोई क्वेश्चन करने के लिए दिया है? सर दिख हाँ, नहीं रहा। ये है क्वेश्चन। हाँ सर दिख गया।
सर चलिए स्क्रीन सर चली आपकी स्क्रीन नहीं चली गई। आ गई सर स्क्रीन। सर ये प्रूव हो गया। सर एक मिनट। हाँ करो, जिन जिन बच्चों का आ गया है वो 1 मिनट वेट करो, बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो। सर इसको मिड पॉइंट थ्योरम से हम कर सकते हैं क्या? मतलब सर उसका इस्तेमाल किए बिना करना है कि वो मिड पॉइंट थ्योरम की जरूरत है क्या इसमें? यस सर, उससे तो तुरंत हो गया। ओके ठीक है भाई। अच्छा नहीं सर, मिड पॉइंट के बिना भी आसानी से हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम तो इसमें मुझे नहीं लगता है करना है मिड पॉइंट थ्योरम। सर आगे आंसर हो गया सर। जहां तक मुझे लगता है इसमें मिड पॉइंट थ्योरम की तो जरूरत नहीं है। ये तो कोई फिगर है इसका, क्या कहते हो? सही है। एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है, ए बी को प्रोड्यूस किया गया है ई पॉइंट तक सच दैट बी जो है वो ए बी के इक्वल है। ओके यस जी, सर, वेरी इसमें गुड। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। हाँ तो बीई जो है वो ए बी के इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ठीक है वेरी गुड। तो ये जो ए बी बी के इक्वल दिया हुआ है, सो इनडायरेक्ट तरीके से आपको ये कहा जा रहा है बेटा ए बी डी सी के भी इक्वल है। वेरी गुड। मैं लिखने जा रहा हूँ, 1 मिनट वेट करो, मैं लिखने जा रहा हूँ। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छे, जिन्होंने नहीं किया है वो ध्यान से देखो। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है आपसे ए बी तो ऑलरेडी डीसी के इक्वल है। ए बी क्यों डीसी के इक्वल है भाई? अपोजिट साइड्स हैं, तो डीसी इक्वल हो गया ना बी के। ए बी जो है वो तो ऑलरेडी सी डी के इक्वल है। ए बी सी डी के इक्वल है, व्हाई? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यस सर। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और सॉरी ए बी है, और बीई दिया हुआ है ए बी के इक्वल, ये गिवन है। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है बेटा? इससे ये बी वर्सेस सी डी। सी डी जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। सी डी बी के इक्वल हो जाएगा। हाँ और एंगल हाँ ई के एंगल इक्वल। सर एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल बी के अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो ए से प्रूफ हो जाएगा। सर ए एस से प्रूव हो जाएगा, और फिर सर बीओडी वर्टिकली अपोजिट एंगल, सीओडी और बीओई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डीसीओ कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल के। कौन से ट्राइंगल के कन्ग्रुएंट होगा? डीसीओ ईबीओ सर ईबीओ। यस हाँ और एंगल सर एंगल की नंबरिंग करी हुई है, तो हम एंगल की नंबरिंग भी लिख सकते हैं सर। हाँ 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 और हम एंगल डी और एंगल ई को इक्वल लिख सकते हैं ना अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, फिर ए से भी प्रूफ हो जाएगा। हाँ ए एस से भी कर सकते हैं, फिर ये एंगल जो है ना इसके भी इक्वल हो सकता है। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, तो ए एस लगाओ, चाहे ए एस से भी कर सकते थे। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो फिर कह सकते हैं बाई सीपीसीटी, है ना। ईडी कह रहा है बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो क्या कह सकते हैं बाई सीपीसीटी? DO इक्वल्स टू सर बीसी बाइसेक्टर। बीओसीओ के इक्वल है, तो वो डीओई के इक्वल है, डीओई के इक्वल है। और फिर हम क्लेम ये कर सकते हैं कि ईडी बाइसेक्ट्स, ईडी बाइसेक्ट्स, ईडी बाइसेक्ट्स, नहीं ये उल्टा कर दिया मैंने, क्या उल्टा? DO इज इक्वल टू ओसी होगा ना। BO इज इक्वल टू होगा बीसी सर सीओ इक्वल टू ओबी हो जाएगा, तो ईडी बाइसेक्ट्स सीबी, ठीक है। यस इक्वल हो जाएगा। यस ईडी अगर सीबी को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि सीओ और ओबी इक्वल हैं। तो सीओ और ओबी इक्वल दिखाना है, तो डीसी ऑब्वियसली डीसी भी ईबी के इक्वल होगा, जो पहले मैंने लिखा था वो भी सही था, बट उसका यूज नहीं है ना। हमें प्रूफ तो ये करना है कि बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। बीसी को बाइसेक्ट करने का मतलब यस सर।
CO और OB बराबर होने चाहिए थे, तो हो गया ED बाइसेक्ट CB, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सर आप वो बता सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब अगर आगे के क्वेश्चन में हम लोग यूज भी कर सके। सर इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लें। एक क्वेश्चन कौन सा कर ले? नहीं सर, मतलब ऐसे ही जैसे अभी आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं एनसीईआरटी से अलग। ओके, आ गया भाई। ठीक है, एनसीईआरटी से अलग, एनसीईआरटी से अलग मिल नहीं रहा है क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ चला गया। अब करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। सर वो इसी चैप्टर का पार्ट है कि एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का पार्ट है? मेरी मैडम कह रही थी कि वो एरिया ऑफ उसका पार्ट है। कौन सा कौन सा? सर मेरी मैडम कह रही थी कि मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का पार्ट है। नहीं नहीं, ये तो इसी में है, क्वाड्रिलेटरल में ही तो है, अभी आएगा क्वाड्रिलेटरल में। यस सर, अभी उसके नेक्स्ट पेज में ही है। हाँ, ये अभी वही करने जा रहे हैं हम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम ही करेंगे अब। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस मिड पॉइंट थ्योरम पे बनते हैं इस चैप्टर का ना। कह सकते हो कि जो अब दो चीजें मेन थी, एक तो हो गया कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब भाई पैरेललोग्राम का मतलब रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टीज, थ्योरम थे, 8 थ्योरम थे उसके अंदर, 8.8 तक गया था थ्योरम, याद है आप लोगों को? तो इतने सारे तो थ्योरम थे पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के बाद कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, मैं आपको एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करता हूँ। एनसीईआरटी मेरा फेवरेट है, इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है, अगर एनसीईआरटी को आप अच्छे तरीके से पढ़ लो तो आप मैथ्स वाकई समझ जाओगे अच्छे तरीके से। देखो क्या इन्होंने क्या कहा है, क्या क्या बोल रहे हैं, ये एक बार पढ़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। ये स्टोरी है, देखो। ओह, क्या हो गया? You have studied many properties of triangle as well as a quadrilateral. ठीक है, हाँ पढ़ा, वही अच्छी बात है। Now let us study yet another result which is related to midpoint of sides of a triangle. तो ये थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड है? ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट से रिलेटेड है। आपसे एक एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है। क्या वो एक्टिविटी कह रहा है कि ना ट्राइंगल का मार्क कर दो, एक ट्राइंगल बना लो तुम पेपर पे, और उसमें ना पेंसिल से उसका मिड पॉइंट को मार्क कर दो, ई और एफ को, और ई और एफ को ज्वाइन कर दो। ई पहले तो ए बी का मिड पॉइंट ले लो, ई मतलब तुम अगर ट्राइंगल कोई बना लेते हो इस तरीके से, मान लो ये 4 सेंटीमीटर का तुमने ड्रॉ किया है, तो 2 सेंटीमीटर पे मार्क लगा दो, मिड पॉइंट बना दो। ऐसे ही ये तुमने मान लो कि 4.5 सेंटीमीटर का लिया हुआ है, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2.25। तो 2.25 पे मार्क लगा दो इसमें, है ना। और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ई और एफ को। ये अगर एबीसी ट्रायंगल तुमने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये सब आपसे कहा जा रहा है करने के लिए, ये करोगे तो फीलिंग आएगी। खैर हम लोग ज्यादातर करते नहीं है ये चीज, लेकिन एनसीईआरटी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज आप करो, है ना। ज्वाइन द मिड पॉइंट्स, ये फिगर भी दिया हुआ है। अब कह रहा है मेजर करो इसको, ईएफ को और बीसी को, ईएफ को और बीसी को। अब ये जो बच्चा ये करेगा ना मेजर, उसको फीलिंग आ जाएगी कि अच्छा होता है वाकई में ऐसा, और वो बड़ी लंबे टाइम तक के लिए याद रखेगा जो भी ये एक्टिविटी करेगा, वो एनसीईआरटी जो कह रहा है। और कोई बच्चा अगर उसको फॉलो करते हुए ये करता है तो उसको लंबे टाइम तक याद रखेगा, इस चीज को याद रहेगा उसके लिए कि ट्राइंगल के साइड्स को, 2 साइड्स को अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये जो साइड की लेंथ आती है वो आप नोटिस करोगे मेजर करने के बाद, नोटिस करोगे कि ये जो है, अगर सपोज एक सेकंड के लिए मान लो 1.5 है तो ये 3 होगा, मतलब इसका डबल होता है। ये अगर 1.4 है तो ये 2.8 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 1.3 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये 2.6 सेंटीमीटर हो जाएगा बीसी की लेंथ, है ना। ये आपसे, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपसे पूछ रहा है, हालांकि आपने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने किया है, तो आपसे पूछ रहा है क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो कह रहा है कि अब ये बता भी रहा है, उसे पता है कि आपने किया तो होगा नहीं, इसलिए आप बता रहा है आपसे कि यू विल फाइंड दैट ईएफ जो है वो हाफ है बीसी का। ठीक है, ईएफ जो होगा वो हाफ होगा बीसी का, और साथ ही साथ एईएफ जो होगा एंगल, वो एबीसी के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे एंगल को अगर आप मेजर करते हो तो। ये भी कह रहा है, दो चीजें कह रहा है ईएफ और बीसी को मेजर करो और एंगल्स को भी मेजर करो और चेक करो कि क्या हो रहा है, तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो दो बातें निकल के आई यहाँ से कि ईएफ जो होगा वो हाफ होगा बीसी का, और साथ ही साथ ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, उसकी वजह से ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो ईएफ पैरेलल हो जाएगा बीसी के। रिपीट दिस ट्राइंगल विद सम मोर ट्राइंगल्स। एक पे तो भरोसा नहीं है, कोई बच्चा कहेगा अच्छा एक ट्राइंगल तो कर लिया तो आ गया, ऐसा आ गया, ईएफ हाफ बीसी आ गया और एईएफ एबीसी के इक्वल हो गया, एंगल भी इक्वल हो गया। लेकिन एनसीईआरटी कह रहा है कि मेरी बात पे भरोसा मत करो, ये एक्टिविटी तुम रिपीट करो और भी ट्राइंगल्स के साथ। सो यू विल अराइव एट द फॉलोइंग थ्योरम। और ऐसा करने के बाद, बहुत बार करने के बाद,
थ्योरी ऐसे ही तो बनती है। अभी जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है कोविड-19 का, क्या कर रहे होंगे, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह को वो करते होंगे, कोशिश करते होंगे, देखते होंगे कि कुछ उल्टा सीधा रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, और फिर बाद में जो सबसे सुटेबल लगेगा उसको कहेंगे कि चलो ये रहा वैक्सीन, ये सबके दिमाग में, सॉरी सबके बॉडी में डाल दो, ठीक है। तो वही चीज होता है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही है, कोई कुछ रिजल्ट ऐसे आए हुए हैं जो बार बार ट्रू हो रहा है, तो उसके बाद हमने उसको थ्योरम बना दिया। तो ये अब कह रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद आपके पास आ गया एक नया रेडीमेड ब्रांड न्यू थ्योरम। और वो थ्योरम क्या है वो देखते हैं हम लोग। वो है, अरे कहाँ गया भाई, मिड पॉइंट थ्योरम। वो है थ्योरम 8.9 मिड पॉइंट थ्योरम। ये रहा कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी का। और ये देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। मतलब कि कोई भी आप दो साइड ले लो, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स ले लो, ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं, और उन दोनों को ज्वाइन कर दो, ई एफ को ज्वाइन कर दो, किसके सॉरी ई एफ को ज्वाइन कर दो, तो ई एफ एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी दो साइड के ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हो, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा वो तीसरा लाइन जो है, तीसरी लाइन मतलब जो दो मिड पॉइंट लिए हैं वो दोनों साइड अलग अलग साइड्स हैं, है ना, जिनके मिड पॉइंट्स लिए हैं वो दो साइड तो अलग अलग साइड्स हैं। जैसे इस केस में देखें तो ए बी और बी सी है, तो वो तीसरा साइड जो कि ए सी है उसके पैरेलल होगा कौन, ये जो मिड पॉइंट्स का जो ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट हमें मिला है, ठीक है। तो ये तीसरे साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा, यही कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ, है ना, हाफ ऑफ इट आल्सो, हाफ भी होगा इसका। तो वो चीज देखो, अब यू कैन प्रूव दिस थ्योरम यूजिंग कंस्ट्रक्शन से, बड़ी आसानी से इसको, ये थ्योरम का प्रूफ बहुत ही आसान है। कैसे कि कोई भी आपको ट्राइंगल दिया हुआ है तो आपको क्या करना क्या है बेटा, सबसे पहली बात तो ये ए एफ आपको एफ सी के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ ए ई जो है वो ई बी के इक्वल दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली ये ई एफ के पैरेलल, मतलब EF को एक्सटेंड इस तरीके से कर देना है, एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने का मतलब होता है कि EF अगर ये लाइन सेगमेंट है तो आपको इसी लाइन में आगे बढ़ा देना है, D पॉइंट तक ले जाना है इसको, सच दैट EF और FD इक्वल है, EF और FD इक्वल हो तो एक्सटेंड कर देना है इसमें। कह रहे हैं ना EF आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, तो ये कह रहा है CD पैरेलल, वैसे तो इसने CD पैरेलल ड्रॉ किया, अच्छा जी ठीक है, मैं नहीं करता CD पैरेलल ड्रॉ, मैंने कंस्ट्रक्शन ये किया है, मैंने CD पैरेलल नहीं ड्रॉ किया है, मैंने क्या किया, EF को FD के बराबर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो ये फिर देखो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और क्योंकि ई एफ एफ डी के बराबर कंस्ट्रक्ट किया है स्ट्रेट लाइन में, है ना, और ए एफ तो एफ सी के इक्वल ऑलरेडी है, तो ये दोनों साइड जो दोनों ट्राइंगल्स जो है कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन, ए ई एफ और सी डी एफ ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन ये ए ऐसे लिखा है, मैंने जो किया है उसके हिसाब से एस से कन्ग्रुएंट होगा। सर पर हमें ना CD लेनी चाहिए थी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा फिर, अब इससे क्या होगा कि ये अब CD इक्वल हो जाएगा, CD इक्वल हो जाएगा, फिर किसके इक्वल हो जाएगा, AB के, AE के इक्वल हो जाएगा। CD किसके इक्वल हो जाएगा फिर, AE के, CPCT से CD AE के इक्वल हो जाएगा। लेकिन CD AE के इक्वल होगा, AE तो पहले से ही EB के इक्वल है ना, इसका मतलब CD EB के भी इक्वल हो जाएगा। और एक बात और कि ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये जो एंगल्स हैं बेटा ध्यान से देखना, ये रेड कलर का जो एंगल है, रेड कलर से बना हुआ जो एंगल है, रेड कलर से बना हुआ जो एंगल है, ये भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से, ठीक है। तो ये लाइंस भी पैरेलल हो गए, फिर इसका मतलब ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। आई एम सॉरी, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये गलत कर दिया मैंने, डी वाला होगा ना, यस दूसरा होगा, हाँ डी एंगल के इक्वल होगा ये, ठीक है, ये गलत कर दिया था मैंने। ये एंगल डी पर जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा ई पॉइंट पे बना हुआ एंगल के, तो लाइंस पैरेलल भी हो जाएंगे। तो ये लाइन इसके पैरेलल भी हो गया, तो ये पैरेललोग्राम बन गया एक तरीके से। तो यही चीज बताया हुआ है यहाँ पर। तो बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई। तो चलो बच्चों, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका प्रूफ एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मल तरीके से। ये जो मैंने किया हुआ है मेरे ख्याल से वो नहीं करके मैं एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वही मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ, यही अच्छा लग रहा है। क्या किया हुआ है, कह रहा है कि 8.25 फिगर में CD को आपको पैरेलल ड्रॉ कर देना है, किसके, BA के। CD को आपको BA के पैरेलल ड्रॉ कर देना है। और ध्यान रहे इस बात का कि ये ऑलरेडी आपके पास साइड्स की लेंथ इक्वल दी हुई है, ठीक है। AF जो है वो FC के इक्वल दिया हुआ है। तो अब यहां से आप देख सकते हो क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो AEF ट्राइंगल जो है
ये AEF ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? AEF ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? CDF के। यस सर। ASA रूल है ना, ASA। ऑल्टरनेट क्यों बेटा? इंटीरियर क्यों? एंगल्स लगे थे हाँ दोनों में। हाँ, क्योंकि DCF के इक्वल हो जाएगा ना सर, AFFC के ये इक्वल एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और ये जो एंगल है, ये तीसरा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। ये देखो एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, मतलब एंगल EAF जो है बेटा ये FCD के इक्वल होगा। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि एंगल F जो है AFE वो CFD के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देख पा रहे हो सभी बच्चे? और ये AF तो FC के इक्वल है ही, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, चाहो तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो तो AFE जो है, माइक बंद कर लो सभी बच्चे, एंगल TFC के इक्वल होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। साथ ही साथ एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल FCD, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। और AF जो है वो FC के इक्वल है, ठीक है। तो ये कह सकते हो SAS से बाय SAS नहीं, ASS HHDAS yes ये बाय ASA ये ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ओके ठीक है जी। ये हाँ, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये लिखा नहीं है इन्होंने, रीजन नहीं लिखा है, लेकिन वो अंडरस्टूड सी बात है। ओह सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, इसको सर, मैं थोड़ा इन्होंने ऊपर लिख AB देता को हूँ। भी तो CD के पैरेलल दिया हुआ है हम्म, सर, AB को भी तो CD के पैरेलल दिया हुआ है। तो वो तो वही तो कंस्ट्रक्शन किया है, इसमें कंस्ट्रक्शन यही तो किया है, कंस्ट्रक्शन यही किया है। सबसे पहले तो काम ये था कि कंस्ट्रक्शन करना था हमें, कंस्ट्रक्शन ये करना है, हमें दिया नहीं हुआ है इसमें। हमें CD को पैरेलल ड्रॉ करना है AB के, ठीक है। CD हमें पैरेलल ड्रॉ करना है AB के, और फिर EF को एक्सटेंड कर देना है इसमें, ठीक है। तो सर इसका मतलब AF और हाँ CF इक्वल है, वो लिख दिया आपने। हाँ और अब सर हाँ, तो नहीं, तो पैरेलल होगा। ये देखो हमने एक चीज की है हमने इसमें, कि हमने CD पैरेलल ड्रॉ कर दिया है किसके? AB के, और फिर EF को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। CD को पैरेलल ड्रॉ कर दिया AB के एंड एक्सटेंड EF, ठीक है। एक्सटेंड करो EF को, जो कि ऑब्वियसली यहां पर जाके D पॉइंट पे मिल जाएगा, CD पे D पे ही मिलेगा वो, ठीक है। इस तरीके से करना था इसमें। और अब देखो यहाँ पर दोनों, इक्वल भी तो पैरेललोग्राम हो गया। हाँ हाँ, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्यों अभी पैरेललोग्राम नहीं हुआ है, अभी पैरेललोग्राम नहीं हुआ है, अभी तो ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, लेकिन C तो हो जाएगा ना, सर A हाँ is इसके CD C तो हो जाएगा। मुझे एक मिनट रुक जाओ। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपको अगर समझ में आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है ना, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दोनों ट्रायंगल्स अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है बच्चों, तो उससे हमें EF इज इक्वल टू FD मिल जाएगा CPCT से। और अब देखो EF FD के इक्वल है, एक मिनट, ठीक है। और इसके बाद जो है ये BE ऑलरेडी इक्वल है किसके? AE के। BE ऑलरेडी AE के इक्वल है, मिड पॉइंट था उसकी वजह से। और ये DC के भी इक्वल हो जाएगा। DC के इक्वल क्यों होगा? बिकॉज DC जो है वो BE के इक्वल होगा। इनफैक्ट DC जो है वो AE के इक्वल होगा। DC और AE क्यों इक्वल होंगे? CPCT से। ये DC और AE जो है बेटा, ये इक्वल हो जाएंगे CPCT से। लेकिन AE पहले से ही BE के इक्वल है। देख रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है, मतलब लॉजिक, मतलब क्या कहना चाहिए, एक तरीके से ना ब्रेन को बड़ा कॉन्सेंट्रेट कराना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके आप समझ पाओगे। BE AE के इक्वल है, क्यों? क्योंकि E मिड पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था, BE AE के इक्वल है। लेकिन अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो उससे CD इक्वल हो जाएगा AE के। तो अब सीधी सी बात है कि CD अगर AE के इक्वल हो जाएगा, तो यूक्लिड के एक्सियम से CD जो है वो BE और AE के इक्वल हो जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। Y का रीजन समझ में आ गया होगा आपको? yes sir Y का रीजन क्या है यहाँ पर? तो CD जो है वो AE के इक्वल है CPCT से। ओके, अब भाई सीधी सी बात यह है कि CD इक्वल हो गया EB के, और पैरेलल भी हो गया। पैरेलल तो हमने ड्रॉ किया था, CD हमने पैरेलल ड्रॉ कर रखा था, और CD और BE को हमने अभी इक्वल दिखा दिया, तो ABCD पैरेललोग्राम हो गया। इस रीजन का जो Y लिखा हुआ है, इस Y का रीजन क्या होगा कि CD जो है वो BE के इक्वल है, एंड CD जो है वो BE के पैरेलल भी है, तो इसीलिए ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अब पैरेललोग्राम हो गया तो EF भी BC के पैरेलल हो जाएगा, तो EF भी
बीसी के, मतलब ईडी इनफैक्ट पैरेलल होगा बीसी के, लेकिन ईडी अगर पैरेलल है बीसी के तो ऑब्वियसली ईएफ तो पैरेलल होगा ही ना बीसी के। और हाँ, और ईएफ पैरेलल बीसी के हो गया तो थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, और एक बात आपसे ये भी कहा जा रहा है इसमें कि ईएफ जो है वो तो एफडी के इक्वल है। ठीक है, ईएफ एफडी के इक्वल है, और ईएफ एफडी के इक्वल है तो हम ईडी को लिख सकते हैं बीसी के, ईडी को इक्वल लिख सकते हैं बीसी के, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन ईडी जो है वो ईएफ प्लस एफडी है, और ईएफ और एफडी इक्वल भी है, इसीलिए इसको 2ईएफ लिखा जा सकता है। समझ रहे हो, ईएफ जो है अगर एक्स है तो एफडी भी एक्स है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2x, ईडी कितना हो जाएगा बेटा 2x, मतलब 2ईएफ। और बीसी के तो ईएफ किसके इक्वल आ गया, बीसी बाई 2 के इक्वल आ गया, 1/2 बीसी। तो यही चीज है यहाँ पर। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया सबको? पैरेलल भी होगा और Yes, हाफ। sir. यस सर यस सर। यस सर। सो ई एन एफ आर, अगर ई और एफ कोई भी दो, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ले लो, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ले लो, वो ज्वाइन कर दो उसको, तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगी वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी और हाफ भी होगी। यही थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। लाइन सेगमेंट joined by any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. यही थ्योरम है। line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. तो इसको डिलीट कर दो, मिटा दो। Yes. समझ में आ गया सब? Yes sir. ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, देखो ये कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स ये है इसका कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ line drawn through the midpoints, एक मिनट रुक जाओ। Yes. सर हमें पढ़ के क्या आगे समझ में। यस, हाँ बिल्कुल, बहुत ही आसान है इसमें, बहुत ही आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लोगों ने बना दिया है इसको। एक मिनट, ये कहाँ क्या हो गया, कर्सर कहाँ चला गया? सर बाइसेक्ट द थर्ड साइड का मतलब क्या हुआ? इक्वल टू द हाफ ऑफ Bisect थर्ड the third साइड। side। देखो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब देखो सुनो, पहले ट्राइंगल बनाओ। अब क्या कह रहा है सुनो, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, पॉइंट्स नहीं है, मिड पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ले लिया हमने, मान लो ए बी का ले लिया, तुम्हारी मर्जी है, एसी का भी ले सकते थे, चलो मैंने ए बी का ले लिया है। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड, तो अदर साइड कौन सा लूं मैं, अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड, या अनदर साइड कौन सा लूं मैं, बीसी ले लेता हूं, पैरेलल ड्रॉ कर दिया है ना। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, थर्ड मतलब एसी को बाइसेक्ट करेगा, ये कह रहा है। ठीक है, मतलब ये कि ये साइड इक्वल है, एडी और डीबी इक्वल है, और डीई पैरेलल है बीसी के, तो एई और ईसी भी इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। आसान है? यस सर, आसान है। आया समझ में सबको? अब कैसे करेंगे ये, Yes, sir, आ गया। प्रूव करेंगे? ओके सर, फिर से वही सर। ठीक है, फिर से वही चीज करना है। यहाँ पर डी ले लो, ईडी सीडी पैरेलल ड्रॉ कर दो इसके। ठीक है, सीडी पैरेलल ड्रॉ कर दो, किसके, ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दो, और फिर तुम्हें ये बहुत सारी चीजें दी हुई है, इक्वल दी हुई है। जैसे तुम पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ये तो डीई पहले से ही बीसी के पैरेलल दिया हुआ है, और तुमने सीडी को इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो ये पैरेललोग्राम अपने आप बन गया। डीबी सीडी, ये सॉरी डी नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पर एम लेना पड़ेगा, है ना, इसने एम ले रखा है, ये मैंने क्या कर दिया, अच्छा डी मैंने गलत ले लिया था, हाँ यहाँ पर एम ले लेते हैं, या ये ए बी सी, अच्छा इन्होंने ई एफ ले रखा है, मैंने यहाँ पर ये क्या गलत कर दिया, डी ले लिया मैंने यहाँ पर। चलो इसका जो जैसा इन्होंने किया हुआ है वैसे ही कर दें। नहीं सर, ऐसे ही। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, जैसा है रहने दो। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि, एक मिनट, ये क्या हो गया,
तो आप देख सकते हो कि ये पैरेलल जैसे ड्रॉ किया है तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमने सीएम पैरेलल ड्रॉ किया है किसके, ए बी के। तो अब यहां से पहले से ही ये ऑलरेडी है ना, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। और सीएम हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया ए बी के, तो डीबी सीएम जो है ये क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा थ्योरम से। अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो सीधी सी बात है कि ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ही, और साथ ही साथ ये जो एंगल होगा एंगल ए, वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो फिर से यही बात कि दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सीपीसीटी एई इज इक्वल टू ईसी। समझ में आया सबको? यस सर। सर एक बार इसका प्रूफ करना दोबारा बता दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके ओके, अब आवाज आइए, नहीं आ रही। आ रही है अब? यस सर, यस अब आ सर। रही है सर आवाज। सर मतलब पहले हमने दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करा है, उसके बाद करा उसको। हाँ, तो ये देखो क्या करना है, ये मेरे ख्याल से मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कनेक्शन कहाँ गायब हो गया था। देखो हमने क्या किया है, सीएम डी पैरेलल ऑलरेडी बीसी के दिया हुआ है, साथ ही साथ सीएम हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया, सीएम ड्रॉ है ना, ड्रॉ सीएम पैरेलल टू ए बी। तो अब यहाँ से आप कह सकते हो डीबी एमसी डीबी सीएम जो है ये पैरेललोग्राम है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? डीबी सीएम पैरेललोग्राम हो जाएगा बेटा? नो सर। नो सर। वेरी गुड वेरी गुड। No, अब ध्यान sir. से सुनना, एक मिनट के लिए ध्यान से सुनना सभी बच्चे, कोई बच्चा बोलना मत, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, आपको समझ में पक्का आ जाएगा अभी, ठीक है। पैरेललोग्राम है अगर, तो सीएम ऑलरेडी डीबी के इक्वल होगा, सीएम डीबी के इक्वल हो जाएगा, और डीबी तो ऑलरेडी डीए के इक्वल है, तो सीएम और डीए इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। सीएम डीए इक्वल हो जाएगा, वेट 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 वेट, सीएम और डीए इक्वल हो जाएगा, और साथ ही साथ एंगल डीएई जो है वो इक्वल होगा, एंगल डीएई जो है एंगल इक्वल हो जाएगा ईसीएम के, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और एक बात और, डीएई जैसे इक्वल हुआ है वैसे ही ईडीए इक्वल हो जाएगा एंगल ईएमसी के, सेम लॉजिक, ऑल्टरनेट एंगल्स। और फिर इसके बाद आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ADF is congruent to triangle ADF is congruent to triangle CME। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अब बोलो, समझ में आई सबको? और सर सी पीछे नीचे AF और CE इक्वल हो जाएंगे। यस, AE और CE जो है इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। हमें यही करना था, AE और CE को ही तो इक्वल दिखाना था। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है? सुनो, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये होता है कि एक ट्राइंगल लो, उसमें कोई भी एक साइड ले लो, एक साइड का उसका मिड पॉइंट ले लो, है ना। जैसे मान लो मैंने इसमें BC का मिड पॉइंट लिया है ना, और फिर किसी दूसरे साइड के, मतलब जिस साइड का मिड पॉइंट लिया है, तो अब बाकी तुम्हारे पास दो साइड्स हैं, AB और AC, दो साइड्स बचे हुए हैं, तो किसी दूसरे साइड के, जैसे AB के पैरेलल तुम लाइन ड्रॉ कर दो, तो तीसरे साइड को वो बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये तुम्हें BD/DC इक्वल दिया हुआ है, तुम्हें DE पैरेलल भी दिया हुआ है AB के। अब तुम्हें प्रूफ ये करना है कि CE और AE इक्वल होंगे, तो यही किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। मतलब मिड पॉइंट ये कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू midpoint of any one side of a triangle drawn parallel to other side, ठीक है, will bisect the third side। ये थ्योरम कहता है, या एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बात करें तो the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। ये समझ में आया सबको? यस सर। सर थर्ड साइड मतलब थर्ड साइड AC है। यस सर। बिल्कुल, Yes, इतना मैं एम्फसाइज करके बताया ना, ध्यान से सुनो तो, ठीक है। थर्ड साइड कोई भी साइड ले सकते हैं। मुझे थर्ड साइड मतलब थर्ड साइड AC होगी या BC? 2 पॉइंट तो हमने AB और नहीं AC
अब मैं सुनो, अब मैं फाइनल समझाने जा रहा हूँ, फाइनल बार समझाने जा रहा हूँ। मैं 2 बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है। मैं फिर से एक बार समझाने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हें ना इसमें कोई भी पहले एक ट्राइंगल बनाओ, कोई भी एक पहले ट्राइंगल बनाओ। बना दिया ट्राइंगल, ठीक है। फिर इसके बाद कोई भी एक साइड लो, कोई भी एक साइड लो जिसका मिड पॉइंट तुम लेते हो। चलो ये साइड ले लिया मैंने, इसका मिड पॉइंट ले लिया। एबीसी में मैंने एसी का मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मैं डी पॉइंट से पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूं, डी पॉइंट से मैं बीसी के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूं, डी पॉइंट से मैं एबी के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूं। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम कौन से लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो। अगर तुम मान लो कि बीसी के पैरेलल ड्रॉ करते हो लाइन को, तो वो एबी को बाइसेक्ट करेगा। अगर तुम डी पॉइंट से बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो एबी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब थर्ड साइड जो होगा वो एबी होगा। समझ में आया? नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम अगर ऐसा नहीं करते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो और तुम क्या करते हो कि डी पॉइंट से एबी के पैरेलल ड्रॉ करते हो, ठीक है। एबी के पैरेलल ड्रॉ करते हो तो वो बीसी को बाइसेक्ट करेगा, तो थर्ड साइड इस केस में बीसी हो जाएगा। सो यहां थर्ड सेकंड की बात नहीं है, बात यह है कि कोई भी एक साइड लो, उसका मिड पॉइंट लो, ठीक है। फिर अब एक किसी एक साइड के बाकी, ऑब्वियसली तुम ए बी और बीसी के ही पैरेलल तो ड्रॉ कर सकते हो। डी पॉइंट तुमने अगर इस एसी के ऊपर लिया हुआ है तो डी पॉइंट से तुम एसी के ऊपर थोड़ा, एसी के पैरेलल थोड़ी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें या तो ए बी के पैरेलल ड्रॉ करना होगा या बीसी के पैरेलल ड्रॉ करना होगा, तो वो हो जाएगा साइड, है ना, पैरेलल टू अनदर। अनदर का मतलब हुआ कि ये अनदर साइड जो है वो या ए बी हो सकता है या बीसी हो सकता है। तो अगर तुमने ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया डी, ठीक है, तो वो बीसी को, मतलब बीसी थर्ड साइड होगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, ये कहना चाह रहा है। ओके सर, आगे समझ गए। यस सर। अब देखो एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सर ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा है, सैम्पल पेपर में। हाँ सर एक बार ट्राई करते हैं सर, रुक जाइए 2 मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना चाहिए आपको। इसका क्वेश्चन है लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए इस रिजल्ट को। अगर तुम फिगर को घुमा घुमा के देखोगे ना, ध्यान से देखो, कोई ट्राइंगल एबीसी, कोई भी ट्राइंगल है, ध्यान से देखना मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। तुम बीईएफडी को देखो, बीईएफडी, बीईएफडी पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है ना, बीईएफडी। यस सर। यस सर। अब सीईडीएफ को देखो, सीईडीएफ को। यस सर, वो भी पैरेललोग्राम है। हाँ, और ऐसे ही एएफईडी को भी देख सकते हो। यस सर। इसका आंसर तो बहुत आसान है, इसका निकल गया। ये भी हो गया सर। यस सर आपकी स्क्रीन चली गई। सर एक चीज मुझे पूछनी थी सर। बोलो। सर जैसे एक ट्रायंगल 1 है जो कि ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल 1 और 3 कॉन्ग्रुएंट हुए ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर डन। ओके
सर हम ऐसे दिखा सकते हैं ना कि पैरेललोग्राम है तो उसकी डायगोनल उसको डिवाइड करेंगे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, हाँ तो सर हो गया। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, डीएफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा बीई के। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम से, एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। एमपीटी मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। डीएफ जो है वो बी के पैरेलल हो जाएगा, और सर एफई जो है पैरेलल हो जाएगा टीबी के, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। एफई भी पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट, एफई भी पैरेलल हो जाएगा डीबी के मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि डीएफईबी इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया? दो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो गए, ईएफ Yes, पैरेलल हो sir. गया, ईएफ पैरेलल हो गया बी के, तो डेफिनेशन ही होता है पैरेललोग्राम का, डेफिनेशन यही होता है, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली यहां से हम एक वर्ड यूज कर देंगे, सिमिलरली। सिमिलरली लिखना कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सिमिलरली लिख सकते हो आप यहाँ से। और तो फॉर बाकी सारे आ जाएंगे। ईसीएफ इज अ पैरेललोग्राम, और साथ ही साथ एडीईएफ इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया। और जब ये पैरेललोग्राम हो गए तो हम यहां से कह सकते हैं कि ऑब्वियसली जो है ना, अ पैरेललोग्राम डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, सॉरी, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divide it into two congruent triangles, two congruent triangles, ठीक है। ये रूल है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ट्राइंगल्स, देयरफॉर यहां से आप क्लेम कर सकते हो कि ट्राइंगल डीबीई जो है वो डीबीई कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा? डीबीई किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? Sir, DFE. EFD के। सर Yes, sir. EFD. EFD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और ऐसे ही ट्राइंगल EFD जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? EFD किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा? EFC. नहीं, EFC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा Sir, FEC. Sir, FEC के. Sir, FEC के होगा. FEC के हो जाएगा, ठीक है। डी, हाँ, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही DEF जो है, DEF कहीं पर लिखा हुआ है ट्राइंगल, DEF ट्राइंगल जो है, ध्यान से देखो, DEF ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? DEF ट्राइंगल FAD Sir, FAD. FAD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और तीनों को मिला दोगे ना, अब यहाँ से कह सकते हैं कि ये 6 जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये 6 जो ट्राइंगल छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, ये देख सकते हो आप, ये 1 2, ये तीसरा ट्राइंगल, सॉरी 6 कह रहा हूँ, 4 ट्राइंगल्स है ना, चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। डीबीई किसके कॉन्ग्रुएंट है? EFD के। और EFD किसके है? FEC के। तो ये DBE इसके भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और EFD या DEF एक ही बात है, वो FAD के भी कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर सारे ट्राइंगल्स आपस में, है ना, हेंस ऑल 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, हेंस ऑल 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। सबके सब आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सबका एरिया भी आपस में बराबर होगा, सबके सब आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सबका एरिया भी बराबर होगा। भाई इंटरेस्टिंग है ये फिगर जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। सर अब मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ, क्लास ओवर हो चुकी है बच्चों, क्लास ओवर हो चुकी है। अब अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किसी को डाउट पूछना है तो पूछो। सर क्वेश्चन 182। सर हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 182। 182 क्या है? क्वेश्चन बोलो सर 1 मिनट। सर मैंने सर एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाला सर, चलिए 1 मिनट। हाँ, चैट बॉक्स में सर क्या मुझे है? पूछना इन फिगर। अच्छा हाँ देखो, 1 मिनट रुक जाओ, अब ये चैट बॉक्स वाला क्वेश्चन पहले करना पड़ेगा। ये है, देखो, इन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल राइट एंगल, आंसर सीधे। इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सर टू अपोजिट एंगल्स होना चाहिए ना। सर मैं लीव कर दूं सर, मेरी क्लास है एक। ठीक है, ये हो गया ये। हाँ, सर थर्ड एंगल से बड़ा होगा ना वो तो। सर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के तो इक्वल होता है। इंटीरियर अपोजिट एंगल होना चाहिए बेटा, आंसर इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल होना चाहिए। हाँ,
नेक्स्ट बोलो, कोई डाउट किसी को और भी है? क्वेश्चन बोलो सर बेटा, सर मैं बोल रही हूँ। क्वेश्चन बोलना। In figure, PQR is a triangle in which हाँ, P is a point on QR P and is a point on QR. T is a point on QR अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, हाँ समझ गया, ठीक है। and if S is a point such that हाँ, RT equals to ST, हम्म। then अब PQ plus QR equals to dash QS. अब ये तुम्हारा ना ये फिगर जो है, ये एक्चुअली मुझे क्वेश्चन का फिगर मुझे बता तो सकती नहीं हो तुम, फिगर नहीं बता सकते हो, तो मैं फिगर खुद ही अब रुको ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। सर एक ट्रायंगल ऊपर है और सर उसकी वो लाइन नीचे की तरफ एक्सटेंडेड है, इस तरीके से है। कर ही देता हूँ ना, 1 मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट रुक जाओ, हो गया ये थोड़ा सा, 1 मिनट रुक सकते हो तो 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। एग्जैक्टली एंगल में जो एंगल अपोजिट होता है लॉन्गेस्ट साइड के, वो 60 डिग्री से ही ग्रेटर होता है ना? 60 डिग्री से ग्रेटर होता है मतलब सर इसमें 3 ऑप्शन थे, ग्रेटर देन 60 डिग्री, मेजर ऑफ 50 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अच्छा 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 अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 182 बोला था ना तुमने? यस सर, क्वेश्चन 180। 182 रुक जाओ 1 मिनट, 182 कॉपी कर लेता हूँ ना, तो समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें जब फिगर वाले जब क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। ये रहा क्वेश्चन, ये कॉपी हो रहा है, देखो तो एक बार, ये रहा क्वेश्चन, है ना, यही है क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, तो पी क्यू प्लस क्यू, नहीं आपका क्वेश्चन सर कहाँ है? स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? नहीं सर, वाइट है। सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। दिखा? हाँ सर दिख गया। सर पहले भी दिख रहा था। ठीक है, देखो इधर देखो, पी क्यू प्लस पी आर, सबसे पहली बात तो पी क्यू प्लस पी आर किससे ज्यादा होगा भाई? पी क्यू प्लस पी आर, ये अब पहली बात करते हैं हम कि पी क्यू प्लस पी आर की, तो पी क्यू प्लस पी आर ऑब्वियसली ग्रेटर होगा क्यू आर से, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। यस। और पी क्यू प्लस पी आर, इसमें 1 मिनट, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? क्यू टी प्लस टी आर, समझ रहे हो बात को? यस सर। समझ रहे हो? ठीक है, Yes, लेकिन 1 मिनट, और सर टी आर एस टी के इक्वल है, तो सर हाँ, तो क्यू टी प्लस एस टी। हाँ क्यू टी प्लस एस टी आ गया। सुनो अब रुको, अब खतरनाक बात अब है, सुनो ध्यान से सुनो। इसमें ना तुम देखो, 1 मिनट देखना यहाँ सर हम ये बोल सकते हैं कि क्यू टी प्लस एस टी से क्यू एस छोटा होगा। क्यू टी प्लस एस टी जो है ना, क्यू टी प्लस एस टी जो है, ये ऑलरेडी क्यू एस से ज्यादा है। एग्री करते हो भाई? इस छोटे वाले ट्रायंगल को क्यू टी प्लस एस टी जो है वो क्यू एस से ज्यादा होगा। अब सुनो ध्यान से, ये पी क्यू प्लस पी आर क्यू टी प्लस एस टी से ज्यादा है ना, और क्यू टी प्लस एस टी जो है वो क्यू एस से ज्यादा है, तो क्लियरली ये तो इससे ज्यादा ही होगा, पी क्यू प्लस पी आर क्यू एस से तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? ग्रेटर देन का साइन आएगा। सर क्यू प्लस पी आर क्वेश्चन नंबर 188। सर एक बार ये वाला दोबारा बता दो, लास्ट वाला जो भी आपने बताया ना, क्यू टी प्लस एस टी क्यू एस से ज्यादा है, तो हाँ, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो बेटा, एक ही लाइन था इसमें समझने लायक, और कुछ है ही नहीं। सिंपल सी बात है कि ए अगर बी से ज्यादा है और बी ऑलरेडी सी से ज्यादा है ना। मान लो कि अमिताभ बच्चन की इनकम जो है वो जूनियर बच्चन से कम है, और जो सॉरी ऐश्वर्या से कम है और ऐश्वर्या की जो है वो अभिषेक से कम है, तो ऑब्वियसली अमिताभ की तो इससे ज्यादा ही होगी ना। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि ए अगर बी से ज्यादा है और बी सी से ज्यादा है, तो ए सी से ज्यादा होगा ही ना। ये सर आ गया समझ में। अब सर वो वाला बता दीजिए एक बार कि ग्रेटर देन 60 डिग्री होगा ना उसका आंसर। इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज क्वेश्चन बोलो 186। 186 उसके बाद 188 और सर 188, हाँ मुझे 188 में डाउट है। अरे 1 मिनट रुक जाओ 186 पहले कौन सा बोला अभी? 186 यस सर 186 यही है ना। इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड है, इसका मतलब यहाँ पर ये बात हो गई कि ये जो मान लेते हैं ये सबसे बड़ी साइड ये है, ठीक है, ये सबसे बड़ी साइड है, तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट की बात हो रही है, तो ट्रायंगल इक्विलैटरल तो होगा नहीं,
समझ रहे हो बात को? नहीं समझ में आया? अरे भाई लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट की बात तो तब होती है ना जब तीनों बराबर नहीं होती। तीनों जब बराबर ही हो जाएंगे तो इसमें हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट कौन है शॉर्टेस्ट कौन है? नहीं सर, नहीं बोल हाँ, सकते। तो इसका मतलब सिंपल है कि ये ट्रायंगल जो है वो इसमें कोई भी साइड मतलब डेफिनेटली ये इक्विलेटरल नहीं है। मतलब इसमें कोई साइड लॉन्गेस्ट है, इसका मतलब मान लेते हैं ये लॉन्गेस्ट साइड है। अगर ये बीसी अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो क्लियरली इक्विलेटरल तो नहीं होगा। तो इक्विलेटरल नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा साइड है, तो उसके सामने वाला एंगल भी जो है वो 60 डिग्री से ज्यादा होगा नेचुरली। ओके सर। सर अब 188। एक मिनट, 188 एक मिनट रुक जाओ, कॉपी करने दो। 188 ये रहा 188। तो इसमें क्या है कि दो बार कैसे आ गया ये? 2 एंगल ए है, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी है ना? तो इसको तुम के ले लो, पूरे को के ले लो, तो एंगल ए कितना हो जाएगा फिर k/2। एंगल बी कितना हो जाएगा 3/k। भाई 3 एंगल बी के इक्वल ले लिया है मैंने, तो एंगल बी k/3 नहीं हो जाएगा? आई एम सॉरी, k/3 होगा ये, सर आई एम सॉरी। k/3 होगा। और एंगल सी जो है वो k/6 हो जाएगा। Yes. 6 एंगल सी इज इक्वल टू के होता है, एंगल सी कितना हो जाएगा k/6 हो जाएगा। तो सारे अब एक टर्म में आ गए। एक टर्म में कैसे? के टर्म में आ गए, और सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180। समझ में आया? Yes. Yes, sir. है ना? 2 एंगल ए 3 एंगल बी 6 एंगल सी बराबर है, तीनों को के इक्वल ले लो। तो एंगल ए जो है k/2 हो जाएगा, एंगल बी k/3 हो जाएगा, एंगल सी k/6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ना सारे एंगल्स को ऐड करके 180 कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। और फिर इसके बाद एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 12, नहीं 6 ही आएगा एलसीएम। तो ऊपर आ जाएगा 3k + 2k + k इज इक्वल टू 180। तो ये कितना आ गया भाई? 6k/6 इज इक्वल टू सर k is equals to 780 डिग्री हो जाएगा। सर कांस्टेंट 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ, k 180 डिग्री है, ठीक है, k 180 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ये 90 हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन नंबर 173 में लगा मिस्टेक है क्या? एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 173। 173 यस सर, जो मैंने पूछा था कंफर्म करो, 173 बोल रहे हो ना? 23। यस 173 सर एक्सटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ, इसका आंसर बताया था अभी, इसके अपोजिट होगा, बी आंसर करेक्ट है इसका। तो सर उसमें एक मार्क्स कट गया हमारा। उसका कोई आंसर बात नहीं, एक मार्क बढ़ा लेना, एक मार्क बढ़ा लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। सर 189 नहीं सर, सर दो मिनट जाओ। हाँ सर 189 189। यस सर। 189। एक मिनट, 189 ये है, क्या आ गया ये? तेरा ये ना 180, एंगल ए माइनस एंगल बी दिया हुआ है। एंगल ए माइनस ए, एंगल का साइन छोड़ देता हूं मैं। 30 दिया हुआ है, a माइनस बी 30 दिया हुआ है, और b माइनस सी जो है वो 18 दिया हुआ है, ठीक है जी। समझ लो बात को? तो एंगल ए निकालना है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को। तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, कितना 48। दोनों को ऐड किया ना, 30 + 18 कितना होता है 48 होता है। समझ में आया ये? यस यस सर। और एक मिनट, a + b + c भी तो होगा कुछ, a + b + c कितना होगा? 180। हाँ सुनो, हाँ अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब तुम इसमें क्या करो, a + b + c 180 है ना, और एक मिनट, ये b माइनस सी इन दोनों को माइनस कर दे सर। हाँ ये देखो ये a माइनस बी जो 30 है ना, a माइनस बी जो 30 है, a माइनस बी जो 30 डिग्री है, तुम इसको क्या करो, इसको ना फिर से ऐड कर दो। तो 2a + c जो है ये आ जाएगा 1 कितना आएगा भाई, ये 210 डिग्री, 210 डिग्री आ जाएगा। ऐड किया तो कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा + c, मतलब a माइनस बी 30 है और a + b + c 180 है। फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। समझ लो बात को? और एक तुम्हारे पास ये रिलेशन है पहले से। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो 3a हो जाएगा, a + 2a कितना हो जाएगा 3a, और c से c कैंसिल हो जाएगा। और ये 48 + 210 कितना होता है बच्चों? 258 सर 258। तो a की वैल्यू हो जाएगी 86, 86 होगा। यस सर।
सर इसमें 88 यस सर आ रहा है। 86 Yes, 86. सर यही गलत दिखा रहा है ना, ये भी गलत है क्वेश्चन। यस सर, यस सर 86 आ रहा है, 88 लिखा था। 88 है, 88 दिया हुआ है, गलत है ये, ठीक है 86 है, 86 होगा। वेरी गुड। ओके सर, थैंक यू सर, बाय और बाय। सर एक क्वेश्चन और कर दो सर, 197 था कुछ सर, लास्ट क्वेश्चन 197। ये तो सही है, ट्राइंगल बनेगा, ABCD कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सर ट्रायंगल बनेगा। हाँ, ABCD में ABC को तुम कोलिनियर कर दोगे, ये रहा A, ये रहा B और ये Yes, C sir, को D triangle ही बनेगा. यस और सर, तो D कहीं पर भी लोगे तो ट्राइंगल ही तो बनेगा, ज्वाइन करोगे पॉइंट्स तो, है ना। यस सर, ये यस तो। सर। B आंसर होगा। ओके सर, गुड इवनिंग सर, ओके सर, बाय। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय बच्चों। थैंक यू सर, बाय। Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन।